एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों पिछले 1.5-2 महीने से आप एक ही बात सुन रहे हैं, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। कभी सुना होगा कि एसआईआर होगा, एसआईआर होने वाला है, एसआईआर शुरू हो चुका है। एसआईआर और उस पर सियासत में इतना कुछ घट चुका है कि मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा तो आप इसके बारे में जानने लगे होंगे। आपको याद होगा कभी कहा गया कि एसआईआर होने ही नहीं देंगे, कभी कहा गया कि कोई एसआईआर करके तो दिखाए। लेकिन दोस्तों एसआईआर करीब करीब पूरा होने वाला है। बंगाल में तो पूरा हो ही गया है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में तारीखें बढ़ाई गई हैं, लेकिन बंगाल में तारीख नहीं बढ़ाई गई है। बंगाल में एसआईआर हो चुका है। अब क्या चल रहा है? अब मैपिंग चल रही है, अब वेरिफिकेशन चल रहा है और 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद भी वोट जुड़वाने की, आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसी के साथ जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली पिक्चर अब शुरू होने वाली है। अब शुरू होने वाली है। आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब एसआईआर का क्लाइमैक्स आने वाला है। जी हां, क्लाइमैक्स आने वाला है। मतलब एसआईआर का जो मकसद था वो आपको दिखाई देगा, वो होता हुआ दिखाई देगा। 16 तारीख के बाद हलचल बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। अब संकेत डेटा में भी छुपे हैं और डायलॉग्स में भी छुपे हैं। आप यह बताइए कि मैं पहले आपको डेटा बताऊं या डायलॉग सुनवाऊं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए डेटा जरूरी है और डायलॉग जो होते हैं वो सुविधा के हिसाब से बदलते रहते हैं। पहले भी बदले हैं, मैंने आपको बताया है। लेकिन जो डेटा है वो नहीं बदलेगा। और डेटा क्या कह रहा है? यह बता रहा है कि बंगाल में सीधे तौर पर 58 लाख 60 लाख वोट कटने जा रहे हैं, सीधे तौर पर। क्यों? क्योंकि लगभग यह जानकारी मिली है कि 24 लाख से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो नहीं रहे, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई। ऐसे लोग जो एसआईआर के दौरान नहीं मिले, जो अनुपस्थित हैं, उनकी संख्या करीब 12 लाख। जिन्होंने अपना वोट इधर से उधर स्थानांतरित करवा लिया, ट्रांसफर करवा लिया, ऐसे लोग करीब 19 लाख। और जो डुप्लीकेट मिले हैं वो करीब करीब 3 लाख के आसपास हैं। ये वो डेटा है जो सीधे तौर पर हट जाएगा, यानी सीधे तौर पर इतने वोट तो कट ही जाएंगे। लेकिन मुझको इसके आगे भी कुछ चीजें लगती हैं। मुझे लगता है कि अभी जो 2002 की लिस्ट से मिलान चल रहा है, मैपिंग चल रही है, उसमें भी एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती है जिनका मिलान अगर नहीं हुआ या ना हो पाए तो यह तादाद बहुत बड़ी हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो ममता बनर्जी का क्या होगा? ममता बनर्जी का क्या होगा? क्योंकि दीदी तो अभी से फायर है, अभी से फायर है। और अब मुझे लगता है कि यह वाइल्ड फायर बन सकती है। वाइल्ड फायर संकेत समझिए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। उनका कहना है कि एसआईआर का फॉर्म जो है मैं क्यों भरूं? मैं एसआईआर का फॉर्म क्यों भरूं? मैं 3 बार की केंद्रीय मंत्री हूं, 7 बार की एमपी हूं, 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। अब क्या मुझको भी प्रमाणित करना पड़ेगा? इससे बेहतर तो यह है कि जमीन पे नाक रगड़ ली जाए। इससे बेहतर जमीन में नाक रगड़ना है। समझ रहे हैं आप? मुख्यमंत्री है तो फॉर्म क्यों भरे? सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। सही बात। कल के दिन दीदी यह भी बोल सकती हैं कि मुझे जितने वोट आए हैं उसमें 1 वोट जोड़ लिया जाए और संख्या जितने वोट आए उसमें 1 जोड़कर बताई जाए। क्यों? क्योंकि मैं भाई 3 बार की केंद्रीय मंत्री हूं, 7 बार की एमपी हूं,
3 बार की मुख्यमंत्री हूं, मैं कैसी लगूंगी अपने आप को वोट डालते हुए? कैसी लगूंगी? इससे बेहतर तो जमीन में नाक रगड़ लेना है, जमीन में गड़ जाना है। जी क्या करना भाई, अगर अपने कोई अपना वोट बताना पड़े। इसलिए अगर 3 लाख वोट आए तो 3 लाख 1 मान लीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी अपने को वोट देती हुई कैसे लगी? ये योगी आदित्यनाथ फॉर्म भर रहे हैं, अखिलेश यादव ने फॉर्म भरा। कल के दिन कोई प्रधानमंत्री आकर ये कहने लगे कि मैं अपने आप को वोट डालता हुआ कैसे लगूंगा? ये जोड़ लीजिए भाई। योगी आदित्यनाथ खुद कहें कि भाई मैं उत्तर प्रदेश का सीएम हूं, मैं अखिलेश यादव को वोट थोड़ी डालूंगा। मेरे वोट अगर 2 लाख आए तो इसमें 2 लाख 1 जोड़ लीजिए, मैं कैसा लगूंगा अपने आप को वोट डालते हुए? अखिलेश यादव कहें मैं योगी को वोट थोड़ी डालूंगा। ये तो तय है, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूं, पूर्व मुख्यमंत्री हूं, मैं तो सपा को ही वोट डालूंगा, अपने को ही वोट डालूंगा, तो उसमें 1 जोड़ लीजिए। ऐसे होता है क्या? ऐसा होता है क्या? हालांकि बीजेपी का तो यह कहना है कि दीदी फॉर्म भर चुकी है। बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म तो भर दिया है, ममता ने बंगाल को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी भ्रम फैला रही है। 11 दिसंबर को ममता बनर्जी ने फॉर्म भर दिया है और जनता को अब तृणमूल पर भरोसा नहीं रहा। सच्चाई क्या है वो दीदी जाने, लेकिन क्लाइमैक्स ये नहीं है जो मैंने अभी तक आपको बताया। क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स यह है कि ममता दीदी का कहना है कि बंगाल में 1.5 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए, दीदी कह रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने घर के औजारों के साथ तैयार रहें। लड़ाई की अगुवाई महिलाएं करेंगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर हो, एनआरसी हो, हमको मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल को कैद खाना नहीं बनने देंगे, बंगाल को कैद खाना नहीं बनने देंगे। कैद खाने का मतलब समझे आप? कैद खाने का मतलब ममता बनर्जी कह रही हैं डिटेंशन सेंटर, वैसे सेंटर जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हर जिले में बना रहे हैं। दीदी कह रही हैं कि बंगाल में यह ना चले, ये नहीं चलेगा। मतलब एक तरफ योगी हैं, एक तरफ ममता बनर्जी हैं। अब जरा देखिए, डिटेंशन सेंटर पर योगी कह रहे हैं बनकर तैयार हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं नहीं बनने दूंगी। घुसपैठिया के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी तो छोड़ना ही पड़ेगा घुसपैठियों को। ममता बनर्जी कह रही है कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा? एसआईआर पर कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की यह होना ही चाहिए, मस्ट है, जरूरी है। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर एनआरसी कुछ नहीं होने देंगे। सड़क पर नमाज का मुद्दा जब आया तब उत्तर प्रदेश में यह कहा गया कि यूपी में यह नहीं चलेगा, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होता। बुलडोजर पर अपराधियों पर चलता है, लेकिन बंगाल में दीदी कहती हैं कि यह बुलडोजर वाला मॉडल नहीं चलेगा। अब देश के 2 बड़े राज्य हैं दोस्तों, 2 बड़े राज्य हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश वाला मॉडल है और एक तरफ बंगाल वाला मॉडल है। और दर्शकों, इसीलिए आज सवाल यह है कि यह शोर ज्यादा उठ रहा है, यह शोर शराबा ज्यादा है एसआईआर का, या वाकई एसआईआर से घुसपैठिए छट जाएंगे, चिन्हित कर लिए जाएंगे, जिसका दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। अमित शाह ने भी यह बात उठाई थी सदन के अंदर। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठियों से हमदर्दी क्यों है? ये हमारे वोटर हैं भाई, ये किसके वोटर हैं भाई, ये किसके वोटर हैं? और क्यों हमदर्दी हो? अगर घुसपैठिए छांटे जा रहे हैं तो तकलीफ किसको होनी चाहिए? घुसपैठिए बाहर जाएंगे तो आपको क्या तकलीफ होगी? यह सवाल बहुत अहम है, इस पर चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको रिपोर्ट। 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা? মাথায় নাকে খোঁজ দাও ভালো এর থেকে। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তার 2 চোখ দেখলেই মনে হয় এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। सब गोलमाल हो रहा है यूपी में, लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटे जा रहे हैं।
जो भी डेमोक्रेसी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ फैजान किदवई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ इस वक्त अजय वर्मा हैं, जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ राशिद शरीफ हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के। और नीलाद्री भट्टाचार्य इस वक्त TMC समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे सबसे पहले नीलाद्री, आपके पास ही मैं आना चाहता हूं और सवाल बहुत सीधा है। जो प्रक्रिया पूरे देश पर लागू है, उससे ममता बनर्जी खुद को बाहर समझती? क्या समस्या है कि भाई SIR फॉर्म नहीं भरेंगे और इससे बेहतर है जमीन पर नाक रगड़ लेना? वोट डालने भी तो जाती हैं, फिर कहें कि नहीं मेरा वोट मान लिया जाए। बताइए नीलाद्री जी, ये चलेगा क्या? देखिए, ममता बनर्जी SIR फॉर्म भरेगी या नहीं भरेगी ये उनकी व्यक्तिगत विषय है। SIR फॉर्म भर के कि वोट देने लायक है या नहीं है, दैट इज नॉट द इशू। इशू यहाँ पे ये है कि SIR जिस तरीके से लागू करके बैकडोर NRC करने की कोशिश किया जा रहा है बंगाल में, ये उनको पसंद नहीं है, ये TMC को पसंद नहीं है। और इसके लिए पॉलिटिकल आंदोलन चल रहा है, आगे भी चलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी की एक वेरी क्लियर थिंकिंग है कि एक भी जेन्युइन वोटर को डिलीट आप नहीं कर सकते। हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने बाहर बंगाली माइग्रेंट वर्कर को बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से उनको वापस भी लाना पड़ा। तो इसी उदाहरण को देखते हुए उनका यह कहना है कि एक भी जेन्युइन वोटर को आप यहां से हटा नहीं सकते। अब उस पे 50 लाख वोट कटेंगे या 1 करोड़ वोट कटेंगे? बीजेपी नेता तो कह रहे थे कि 1.5 करोड़ वोट कटेंगे। आज समीकरण आ रहा है कि 50 लाख के आसपास है जो कि मृत है। ये घुसपैठे है कहां? बिहार में भी SIR हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन आज तक दिखाया कि घुसपैठे कितने घुसपैठिया थे? तो ये, और दूसरी चीज, ये घुसपैठिए अगर आए हैं तो आए कहां से है? इंटरनेशनल बॉर्डर कौन प्रोटेक्ट करता है? ममता बनर्जी का पुलिस, ना BSF। तो अगर अंदर आए, और आपने कहा कि अमित शाह की गलती से आए, मैं सीधा बोलता हूं, कोई इधर उधर से घुमाने का मसला नहीं है। अगर आपने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की गलती है, उनकी गलती से आए और आपके यहां कोई आ गया, वो गलती से आ गया, दरवाजा ठोके, नीलाद्री जी कहा कि मैंने दरवाजा ठोका, मैं गलती से आपके घर में एंटर कर गया, तो नीलाद्री जी बाहर करेंगे या आइडेंटिफाई करके पुलिस को बताएंगे कि भाई ये गलती से आ गया या जोर जबरदस्ती आ गया? यहां का होम डिपार्टमेंट तो कौन संभाल रहा है? बंगाल का कौन संभाल रहा है होम डिपार्टमेंट? मेरी बात बताइए, अगर आपके घर में कोई गलती से आ गया या जोर जबरदस्ती करके आ गया, नीलाद्री भट्टाचार्य, नहीं, अगर आ गया तो क्या करेंगे उसका? उसको आधार कार्ड बनाएंगे? मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। देखिए, आपकी मैंने बात सुनी, मेरी बात सुनिए। आप उसका क्या करेंगे? आधार कार्ड बनाएंगे, आप उसका राशन कार्ड बनाएंगे, उसको वोटर लिस्ट में ऐड कराएंगे और कहेंगे कि चुनिए इस देश की सरकार क्या होनी चाहिए, इस प्रदेश की सरकार क्या होनी चाहिए। उसको क्या करेंगे आप? आपका थोड़ा बड़ा दायित्व है कि नहीं? बाकी सब सेटर का है, मान लिया मैंने, आपका है थोड़ा मोड़ा 5-10%। आधार कार्ड भी सेंट्रल योजना है, इससे सेंट्रल डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड अगर बन रहा है तो आधार कार्ड के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट दायी है कि वो क्यों कर रहा है, वो बताए। आपका होम डिपार्टमेंट कोई मतलब नहीं है, स्टेट का होम डिपार्टमेंट तो जीरो होता है, मतलब ऐसे मान लिया मैंने। बंगाल हैज ए वेरी डिफरेंट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, बिकॉज बंगाल पे पार्टीशन और 1971 का मैक्सिमम इफेक्ट पड़ा है। तो बंगाल में आप सिर्फ बंगाली होने के लिए अब माइग्रेंट वर्कर्स और किसी को आप बोल देंगे कि वो बांग्लादेशी है, वो हम लोग कतई नहीं मान ले सकते हैं। कैसे मानेंगे? रोहन गुप्ता, क्या ये प्रक्रिया अब तलखी में बदलने वाली है? क्योंकि वो फाइनल प्रोसेस अब होने वाला है। मैं रोक रहा हूं नीलाद्री आपको, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे। रोहन गुप्ता, क्योंकि वो फाइनल प्रोसेस अब जाके शुरू होने वाला है, जब वो मैपिंग हो रही है और मैपिंग के जरिए यह तय किया जाएगा कि 2002 में कौन वोटर था, किसका परिवार है, किसका नहीं है। ये फाइनल राउंड एक तरह से शुरू हो चुका है। रोहन गुप्ता, देखिए राममोहन जी, मैं ये जो पूरा मसला चल रहा है काफी, जैसे संसद में भी आपने देखा विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, मैं एक थोड़ा समराइज करके, क्योंकि आपके दर्शकों को मालूम करना चाहिए कि विपक्ष ये काम क्यों कर रहा है। देखिए, जब भी बिहार में SIR का डिक्लेरेशन हुआ
तब कांग्रेस पार्टी के नेता और सब लोग आ गए, वोटर लिस्ट दिखाने लग गए, वोटर लिस्ट में गलतियां दिखाने लग गए, देखिए ये हो रहा है वो हो रहा है। और फिर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भाई जो एसआईआर कर रहे हैं उसका पर्पस ही है कि वोटर लिस्ट की जितनी गलतियां हैं उसको निकाल के वोटर लिस्ट को सुधारा जाए, जिससे ये सब गलतियां ना हो। पहले उन्होंने वोटर लिस्ट की गलतियों के नाम से वोट चोरी हो रही है वैसा एक नैरेटिव बनाने का ट्राई किया। फिर एसआईआर हुआ बिहार में, 65 लाख नाम कट गए। 65 लाख नाम कटने के बाद में एक वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई और विपक्ष से सारी पार्टियों को कहा गया कि भाई आपको इसमें जो भी गलतियां लग रही है, आपको लगता है कि किसी का नाम गलत तरीके से कट गया है, आप प्लीज आइए हमको बताइए। और आम जनता के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद पूरी लिस्ट जारी की गई। एक भी विपक्षी पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी, कोई भी ऐसा प्रूफ के साथ नहीं ले जाके पाए कि देखिए इसका नाम कटा। और ड्राफ्ट लिस्ट था, अगर कटा भी है तो उनके पास एक प्रोविजन था, और नाम आप अपने जो प्रूफ के साथ आइए और नाम उसको जोड़ दीजिए। उसके बाद में फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होती है, उसके बाद चुनाव होता है। चुनाव में ये लोग जब वोटिंग बढ़ती है तब ये राममोहन जी देखे आते, देखिए वोटिंग बढ़ गया, एंटी इनकम्बेंसी, हम तो चुनाव जीतने वाले हैं। जिस दिन परिणाम आता है वापस वोट चोरी का झुंझुना पकड़ लिया। तो ये क्या दिखाता है? ये कहीं ना कहीं वोट चोर का आंदोलन नहीं है, ये कहीं ना कहीं ठिकरा फोड़ आंदोलन है कि हम तो चुनाव हार गए, अभी से उसकी पूर्व भूमिका बना लो भैया, कल उठ के हारेंगे फिर इसके ऊपर फोड़ेंगे। अभी इन्होंने क्या कहा, क्या टीएमसी डिसाइड करेगी कि देश का नागरिक कौन है? वो तो उनको इतना तो आबादित अधिकार नहीं है, पूरा प्रावधान है। अगर आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी माइग्रेंट है, वो अगर देश का जो नागरिक होगा उसको वोटाधिकार मिलेगा, नहीं है अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो आप टीएमसी दादागिरी नहीं कर सकते कि नहीं चलो भाई ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यह संविधान से देश चलता है, यहाँ पे टीएमसी से देश नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। तुमको तुष्टीकरण मुझे चाहिए, ये आपका नारा है। जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं फैजान किदवई और अजय वर्मा को भी इन कराना चाहता हूं। अभी से 1 मिनट 30 सेकंड 30 सेकंड्स, ओके। ये लोग अभी से पूर्व भूमिका बना रहे हैं कि जब भी हारेंगे वोट चोरी का नाम देंगे। जब एविडेंस की बात करते हैं, ये देश बंधारण से चलता है। आप दीजिए ना, हर बार इमोशनल बात करके क्यों छूट जाते हैं? आप एविडेंस दीजिए कि यहाँ गलत हुआ है, उसको सुधार लीजिए। एविडेंस नहीं है पर सिर्फ हवा में बातें कर दी है। देखिए वोट चोरी से तो आप चुनाव जीत रहे थे बिहार में, ये कहा। और आखिरी चीज, बिहार में विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि वो हमारे 65 लाख वोट काट दिए, तो वोट चोरी से कौन जीत रहा था? वो तो फर्जी वोट थे सारे। तो मतलब एक्सपोज हो चुके हैं राममोहन जी, और यही संसद की डिबेट के बाद जनता के सामने। ओके, फैजान किदवई मुझे बताइए, आज तो अखिलेश जी बड़ा अच्छा ट्वीट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पीडीए प्रहरी की जो जीत हुई है और वो हम लोग लड़े, हमने मांगा तो हमारी मांग की जीत हुई है। और ये मैंने पहले भी डिबेट में बहुत बार कहा, पहले चाहे मनोज काका जुड़े हों चाहे अनुराग भदौरिया जुड़े हैं, कि भाई टाइम अगर ज्यादा लग रहा है एसआईआर में तो चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया के लिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितना मांगा जाए उतना देना चाहिए। और मुझे एक बात बताइए कि एसआईआर अगर हो रहा है, देश का वोटर वेरीफाई हो रहा है, तो इसमें इतना सिर पे आसमान उठाने जैसी तो कोई संकट नहीं। और अखिलेश यादव मुझे उस फॉर्म में दिखते भी नहीं है कि वो कोई आसमान उठाने जैसा काम कर रहे हैं जैसा ममता बनर्जी कर रही हैं। आपका क्या पक्ष है? पहले तो आपको नमस्कार, आदाब, और मैं उम्मीद करता हूं मुझे भी उतना टाइम आप देंगे जितना बाकियों को दिया। जी बोलिए। आपके शो पे आया हूं। तो शर्मा जी, ऐसा है, देखिए पहली बात जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये समाजवादी के पीडीए प्रहरी और अखिलेश जी की मुहिम थी कि उत्तर प्रदेश में हमें 2 हफ्ते का और टाइम मिल गया है। ये पीडीए समाज, उत्तर प्रदेश के लोग, और ये लोकतंत्र की जीत है। इसीलिए आज पीडीए प्रहरी को उत्तर प्रदेश के लोग भी लोकतंत्र सेनानी के नाम से जान रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी, देखिए प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, जिस मुहिम के अंतर्गत उन्होंने एसआईआर शुरू किया था, मैं आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स कोट कर सकता हूं। ये एक डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट है साहब। वो कहता है कि ज्यादातर वोट वहां काटे जा रहे हैं उस रीजन में जहां पे ऑपोजिशन की तरफ के ज्यादा वोटर होते हैं। क्विंट की रिपोर्ट है जिसने कहा है कि जो बिहार में जो वोट डिलीशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि एनडीए को 75 सीट्स में फायदा पहुंचा है। तो ये सारी बातें जो हैं सीरियस कंसर्न, मुझे रुकना पड़ेगा। एक मिनट रुकना पड़ेगा। मैं पहले अपनी ये बात अगर फैजान कहें तो मैं मान भी लूंगा कि किस जगह किसके कितने वोट होते हैं। जिस जगह आपके ज्यादा वोट होते हैं, 2012 में जहां आपके ज्यादा थे वो 2017 में वहां बीजेपी के ज्यादा हो गए, तभी तो जीते ना। शर्मा जी, नहीं, मेरी बात सुनिए। अब 2025 में जहां बीजेपी के ज्यादा हैं, एक मिनट सुन लीजिए, अभी 2025 में जहां बीजेपी के ज्यादा हैं, हो सकता है कि अगली जब आप चुनाव लड़े, जैसा आप जीतने का दावा कर रहे हैं, उस वहां पे आपके ज्यादा निकल आए। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि यहां हमारा वोटर है वहां आपका वोटर है? ये कौन सी प्रक्रिया, कौन सा पत्रकार लगाता है? मुझे समझाइए थोड़ा। पत्रकार, अब ये पत्रकार, जैसे आप लोग अपना असेसमेंट करते हैं, जब आप एग्जिट पोल निकालते हैं तो आपसे आके हम पूछें
कि कैसे भैया आप कैसे कर लिए, सवाल नहीं उठाते ना। ये भी तो जो एजेंसी वाले हैं वो बताते हैं कि हम तो वोटर से बात करते हैं, उसने जो बताया उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये भी पत्रकार हैं, ये भी पत्रकार एजेंसी ही हायर करते हैं, लोगों को पता करते हैं कि भैया ये प्रोफाइलिंग करते हैं ये लोग। इलेक्शन कमीशन यही काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की बदकिस्मती से इसीलिए रेपुटेशन खत्म हो गई है। ईडीआर की रिपोर्ट कहती है कि आज अधिकांश लोग हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं करते। आपको कुछ रिपोर्ट दे रहा हूं साहब, गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, वहां पे 2,37,364 यानी 83% ऐसे हैं मतदाता जिनको कैटेगरी सी में उठा के बीएलओ ने अपलोड कर दिया। क्यों? क्योंकि बीएलओ पे प्रेशर ज्यादा है। हालांकि उन्होंने सारे दस्तावेज दे रखे हैं, लेकिन फिर भी कैटेगरी सी में डाल दिया, क्योंकि सी डालने में आप भी जानते हैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगता है, बाकी ए बी कैटेगरी में 20 से 25 मिनट लगता है। इतना वर्क प्रेशर डाल दिया है। बीएलओ 30 से ज्यादा मर गए हिंदुस्तान भर में। आज तक इस नाकारा इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी। और गाजियाबाद का लोकसभा आप कब जीते थे इससे पहले? मैं अभी सर नहीं, आप जो जहां का वोट बता रहे हैं कब जीते थे गाजियाबाद? शर्मा जी मुझे कम से कम आप बीच बीच में ऐसे टोकेंगे साहब। फिर भाई आप कह रहे हैं वहां का वोट जानबूझ के काट दिया गया। मैंने पूछा कि आप जीते थे वहां, आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों ने ये अभी हलफनामा दस्तावेज दिया है इलेक्शन कमीशन को कि भैया यहां जानकारी करो। और फिर सर वाराणसी में पिंडारा विधानसभा है, पोलिंग बूथ बताए दे रहा हूं, 214, 215, 216, 276, वहां पे जो बीएलओ की जो लिस्ट दी गई है और जो इलेक्शन कमीशन ने अपने पोर्टल पर डाली है, दोनों मैच नहीं करती है। तो इस बात से समझ में आता है ना कि बहुत जबरदस्त या तो जानबूझ के धांधली की जा रही है या फिर कुछ इलेक्शन कमीशन जो है प्रिपरेशन में कमी है। आप देख लीजिए कासगंज डिस्ट्रिक्ट में सर, कासगंज असेंबली में, अमनपुर असेंबली, पितियाली असेंबली, यहां पे 2 दिन पहले बीएलओ से पुरानी लिस्ट ले ली गई कि आप ये नई लिस्ट तुम दो। तो इसका क्या मतलब होता है? इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रोफाइलिंग करी होगी ना कि भैया पीडीए समाज के लोगों को, दलितों को, ओबीसी को, इनको जल्दी से हटा दो, वरना ये इनका वोट अगर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के हालात बुरे हो जाएंगे। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में सर 2003 अब मुझे लग रहा है कि समीर चौगांवकर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं हाँ बिल्कुल करें, मैं ये और नाम आपको दे देता हूं। चंदौली विधानसभा में सर वहां पे बूथ नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर 40, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 216, 359। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ तो रोल ही नहीं दिया किसी को उनका इलेक्शन, तो इसीलिए बीएलओ सबको कैटेगरी सी में उठा के डाले दे रहा है। अब आप बताइए इन हालात समीर चौगांवकर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। भरोसा किया जा सकता है? जी जी चौगांवकर जी। देखिए राम मोहन जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतना इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जो डाटा बता रहे थे, इनको पता नहीं एक का डाटा कहां से मिला है। तो मेरे जो सजेशन इनको देना चाहता हूं कि भाई इन्हीं के जो राज्यसभा सांसद हैं वो कपिल सिब्बल साहब, राज्यसभा में तो वो स्पीच दे रहे थे, ये डाटा वो राज्यसभा में पेश करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल साहब बड़े वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सारा डाटा लेकर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को एक्सपोज करते हैं और वहां से लेकर आते हैं कि भाई चुनाव आयोग जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो आप चुनाव आयोग में चले जाते हैं, अखिलेश यादव चुनाव आयोग से समय मांगता, चुनाव आयोग में जाके पूरे डाटा दे देते हैं। 3 प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने के बाद भी न कपिल सिब्बल राज्यसभा में इस बात का जिक्र करते हैं, न कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं और कहते हैं कि साहब इस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है और ये डॉक्यूमेंट दिखाते सुप्रीम कोर्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल एसआईआर की प्रक्रिया रोक देता है। इसके पहले भी बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, वकीलों की फौज इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, तमाम लोग कोर्ट के अंदर गए थे और कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप एक भी सबूत लेकर आएंगे, हम चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर रोक देंगे। कोई भी अगर एक पात्र व्यक्ति का वोट कटता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा। बिहार का एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, बिहार में चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव परिणाम आ गया, लेकिन आज तक इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में एक एविडेंस लेके नहीं गया कि किस तरीके से वोट चोरी वहां पर हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये बिहार का जो परिणाम आया बहुत समाजवादी। मैं अजय वर्मा को इन कराना चाहता हूँ, वो वेट कर रहे हैं, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ फैजान आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूँ कि सारे लोग एक बार बात कर लें। अजय वर्मा जी। राम भाई, दूसरी बात मैं बंगाल को लेके बोल दूं कि ममता बनर्जी जो इस बात का जिक्र करती है कि मैं 3 बार की मुख्यमंत्री रही हूं, 4-5-7 बार की सांसद रही हूं और मुख्यमंत्री हूं, मैं क्या एसआर में लूंगी? आप पूरे राम जी बताइए क्या कह रहे थे आप? महिलाओं को, बंगाल के महिलाओं के अपने बर्तन आप तैयार रखिए और आप चुपचाप से अंधेरे में एसआर का फॉर्म भर देते हो। तो ये शर्म की बात है कि जिस देश की बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है, जिस प्रदेश की बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है, उसके मुख्यमंत्री देश के अंदर घुसपैठियों का पूरा समर्थन करती है, कोई समर्थन नहीं करता। ठीक है, बैंक बनाती है। अब अजय वर्मा जी के पास में चलता हूं। अजय वर्मा जी, एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि भाई घुसपैठियों को बाहर करिए, क्यों रोक के रखा है, क्यों मेहमान बनाना है। दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर बनाने की बात आती है तो ममता बनर्जी कहती है हम देखिए डिटेंशन सेंटर नहीं बनाएंगे।
हम उत्तर प्रदेश की तरह ये डिटेंशन सेंटर नहीं बनाने वाले। तो क्या मकसद है, क्या इच्छा है, क्या कहना चाहती हैं, जरा थोड़ा बताएं आप। राम जी देखिए, घुसपैठिया इस हिंदुस्तान में है कहां? ये तो भाजपा की सोचा समझा सहयोग नहीं प्रयोग है, और ये इनका एजेंडा है और ये इनका पोस्टर है, पोस्टर बॉय है घुसपैठिए। जब ये चुनाव आते हैं, श्री प्रकाश जायसवाल जो 1.25 करोड़ का डेटा रख के गए थे लोकसभा के अंदर, वो किसका था सर? आपकी सरकार थी? अरे भैया छोड़ दो, श्री प्रकाश 1.25 करोड़ का डेटा आप अपने मंत्री से बात करने के लिए ना, या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। लोकसभा के अंदर रखी गई बात है, बात थोड़ी ऊपर चली जाएगी। हमारी आदमी ऊपर चला गया तो नहीं जा, हमारी सुन लीजिए राम मोहन जी, सुन लीजिए। 1.25 करोड़ घुसपैठिए हैं, ये लोकसभा में यूपीए सरकार ने रखा। इन्हीं के नेता के लिए किस तरह बोले, झूठ बोले, ऊंच बोले, नीच बोले, एजेंडा चलाए, हम कुछ नहीं कहते। तो हमारी बात सुन लीजिए। आपकी बात मैं सुन लूंगा, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि नहीं है तो ये नहीं मानूंगा। घुसपैठिए कोई है नहीं, ये यूपीए ने भी माना, एनडीए ने भी माना, इसके आगे आप बोलिए। अगर थे नहीं कोई नहीं, किसी ने नहीं माना, ये सब कैसे नहीं माना? ये सब बीजेपी की उपज है। क्या श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा भाई जब ये मैंने इधर उधर नहीं, फैक्ट गलत मत जाने दीजिए, छोड़ो आपकी राजनीति और राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह, मिसकोट मत कीजिए। कहा श्री प्रकाश जायसवाल ने, तत्कालीन यूपीए सरकार ने, भारत का नागरिक हूं मैं, भारत का नागरिक हूं मैं, एक भारत का नागरिक हूं, इस देश का वोटर हूं, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, और मैं कांग्रेस तो झूठ नहीं कहेंगे ना अजय वर्मा, झूठ नहीं कहेंगे, बाकी सब बोलिए। तो बहाना है, और वोट को वो एसआईआर तो बहाना है, जनता की वोट को चुराना है। 14 तारीख को हिंदुस्तान के हर सारे स्टेट और सारी टेररिज्म से लाखों लोग दिल्ली में आ रहे, रामलीला मैदान में वोट चोरों का साजिश खोलने, ये बताने कि किस तरह से एक घर में 500 वोट, किस तरह से 000 करके चुनाव आयोग करता है, किस तरह से पेड़ के नीचे की जगह बड़े घरों में 0 कर देता है, किस तरह से एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 फोटो होते हैं, किस तरह से 150 फोटो लगा के एक लगते हैं, किस तरह से एक घर में, एक कमरे में 300 वोट बन जाती हैं। और जब चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो उसका जवाब होता है कि 2023 में देश की सरकार ने जो कवच हमें दिया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते, चुनाव आयोग के खिलाफ रिटायर के बाद भी नहीं कर सकते, तो वो उस कवच का फोटो और उस कवच का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में दिखा देते हैं कि ये हमारे पास नहीं। तो 2023 से पहले मुझे ये बताइए, देखिए देश की जनता को बरगलाइए मत, अराजकता की स्थिति खड़ी करने की कोशिश मत कीजिए। ये बताइए 2023 से पहले कितने चुनाव आयुक्तों पर मुकदमा चला है? किसी एक पे चला है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, 2023 में ये इम्यूनिटी आ गई, आप ये बता रहे हैं। 2023 से पहले कितने चुनाव आयुक्तों पर मुकदमा चला है? एक दो तो होंगे अगर इम्यूनिटी नहीं। आज की बात करो भाई, भारत तो आज की क्या बात करो आप? मतलब देश के जो चुनाव कराने वाले चुनाव आयुक्त थे, अगर उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी, 2014 से 23 तक भी इसी सरकार की बात कर लेता हूं, कितने पे मुकदमा किया? अब आप प्रवक्ता बने भाई, राम जो प्रवक्ता बने भाई, लीजिए भैया, मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने पे मुकदमा किया कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं मैं। आप तो फर्जीवाड़े का आरोप पता नहीं कब से, क्या 23 में पहली बार फर्जीवाड़ा हुआ क्या? आपको कि आपने कितने, आप डेटा दे दीजिए कितने घुसपैठिए बाहर करें आपने 2014 से लेकर 2025 तक, और कितने घुसपैठिए बाहर निकालेंगे, सिवाय इसके कि ये एजेंडा कोई ना घुसपैठिया है आपकी निगाहों में, केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है, सरकार बनाते। और सुनो, ममता बनर्जी तो स्थायी मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ तो देन है केवल अमित शाह और मोदी जी के। जिस दिन वो चाहे देंगे हटा देंगे, वो सदन के सदस्य भी नहीं थे जब मुख्यमंत्री बने थे। जिस दिन चाहेंगे हटा देंगे। ये अजय वर्मा बोलते हुए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुख्यमंत्री बदले। मुझे अजय वर्मा ये बोलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, स्थायी मुख्यमंत्री। मैं मान गया, कांग्रेस पार्टी कहां हटा पाएगी उनको? कांग्रेस पार्टी कहां हटा पाएगी उनको? क्षमता नहीं आपके पास, आप अलग चुनाव लड़ेंगे। मैं अभी बोल रहा हूं, देखिए कोई विधानसभा में आपका सीट बंटवारा नहीं होने वाला। और ये मैं आपका कॉन्फिडेंस मान गया कि अजय वर्मा की पार्टी ममता बनर्जी को स्थायी मुख्यमंत्री मानती है, वो रहेंगी। सदन के सदस्य नहीं थे। आप चर्चा कर रहे थे ना योगी आदित्यनाथ में और ममता बनर्जी में तुलना। मैं ये कह रहा था कि घुसपैठियों पर स्टैंड क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री राशिद शरीफ ये बताइए कि भाई आप इस देश के वोटर हैं, ऊपर से थोपी आपका एक ईपी नहीं है योगी आदित्यनाथ। जी राशिद शरीफ, आप इस देश के वोटर हैं, बिल्कुल आप इस देश के वोटर हैं, आपको हटाने की कोई बात नहीं हो रही। जो इस देश का वोटर है वो वोट डालेगा, उसको हटाने की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जो इस देश का नागरिक नहीं है, अगर उसको हटाने की बात हो रही तो राशिद भाई क्या दिक्कत है?
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो 11 साल 12 साल से कितने लोगों को हटा दिए। और आप जो मॉडल बता रहे ना सर, हाँ मॉडल बता रहे आप यूपी का, मॉडल बता रहे हैं बंगाल का, वहां पे है सो जिस तरीके से नमाज का जिक्र करें आप अभी आप है सो इस तरीके से, अगर सर बंगाल में अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा तो तकलीफ क्या हो रही सर? मेरा ये पूछना है कि अगर वहां पे यूपी में इस तरीके से अगर डिटेंशन कैंप डालेंगे और ज्यादा जुल्म बढ़ाएंगे और ज्यादा तकलीफ देंगे, ये प्रोग्राम है सर। अगर 12 साल से अगर आप लोग है, 12 साल से बीजेपी हुकूमत है, तो बताइए लोगों को कितने हिंदू कितने मुसलमान घुसे, कहां से घुसे, बताइए, साफ रखिए सर। जनता जानना चाहती है कि बताइए, फिगर बताइए, ये आंकड़े मत बताइए 1.5 करोड़ है, उधर 65 है, बिहार से इतने निकले हो। नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कितने हिंदू कितने मुसलमान घुसपैठी है और किसमें क्या कार्रवाई हुई वो बताइए। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रोहन गुप्ता जी बोलिए। हुकूमत से जानना चाहता हूँ। जी रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका सवाल आ गया है, सवाल का जवाब दीजिए। रोहन गुप्ता जी बोलिए। 1 मिनट अजय भाई रुकिए। मैं जवाब जी बोलिए रोहन जी। देखिए, सबसे पहली बात आपने जब पूछा इनको, आपने सही बोला कि भी उन्हीं की सरकार थी तब कहा कि देश में घुसपैठिए हैं। अब मुद्दा ये है, और अमित शाह जी ने कहा कि भी जो आर्टिकल 325, 326, 327 पूरा हवाला उन्होंने संसद में दिया कि देश का जो नागरिकत्व है उसी को वोटाधिकार है। और चुनाव आयोग जब ये पूरी प्रक्रिया करता है, पहला स्टेप है डिटेक्ट, डिपोर्ट, डिलीट, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, राइट। मैं इसको मुसलमान से जोड़ के नहीं देखना चाहूंगा। घुसपैठिया का कोई धर्म नहीं होता है। जब भी राशिद जी ने कहा, ये बिल्कुल गलत मानसिकता है। और यही लोग, ये जो तुष्टीकरण में क्यों बोलता हूं, आप क्यों मुसलमान को इससे जोड़ के देख रहे हैं? हम जो घुसपैठिया देश का नागरिक नहीं है वो देश के बाहर जाना चाहिए। 1 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल, आप अपनी दुकान चलाने के लिए मुसलमान को गुमराह मत करिए, आप अपनी दुकान मत चलाइए, आपकी मानसिकता है। मुझे बताइए, बिहार में सिर्फ ये मसला मुसलमान का, हिंदुओं का नहीं है। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता, डिबेट नहीं करता। रुक जाइए राशिद भाई, आपने जवाब मांगा, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए भाई। ये सुनेंगे, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। राशिद भाई जवाब दीजिए, राशिद भाई जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। जैसे इनके नेता चिल्ला रहे, राम मोहन जी सिंपल है। राशिद भाई राशिद शरीफ, आपने अगर प्रश्न पूछा तो उत्तर लीजिए प्लीज उत्तर लीजिए। हाँ, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ राम मोहन जी, बिहार में 65 लाख वोट कटे, ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज, अरे क्या बीच में बोल रहे हैं आप? अब सुन लीजिए ना राशिद जी, अच्छी तरह डिबेट हो रही है, आप अपने समय पे बात करिए, ये कोई तरीका नहीं है, आप भी मत होइए। राम मोहन जी सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, 65 लाख वोट जो कटे, 65 लाख जो वोट कटे, मुझे बताइए, इन्होंने अभी हिंदू मुसलमान की बात करें, एक भी वैध देश का नागरिक, हम जो देश के मुसलमान है वो देश के नागरिक है, हिंदू है नागरिक है, एक भी वैध नागरिक का वोट कटा हो बिहार में, मैं चैलेंज के साथ बात करने को तैयार हूं। यहाँ पे मीडिया नैरेटिव मत बनाइए ना, ये लड़ाई घुसपैठियों के खिलाफ है। ये लड़ाई को आप दूसरी लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई से जोड़ के मत देखिए, अपने आप को ऊपर उठ के देखिए। सबसे पहले देश है, वो हिंदू है मुसलमान है। आज देश के मुसलमान का अधिकार नहीं काट रहा है क्या बांग्लादेश का घुसपैठिया? आप क्यों उस चीज में रशीद जी नहीं दे रहे? आपके देश के मुसलमान का अधिकार, अगर कोई बांग्लादेशी आके देश की योजनाओं का लाभ उठा रहा है तो आपका भी अधिकार कट रहा है। समझिए इस बात को, हर चीज को हिंदू मुसलमान जोड़ के मत करिए। चुनावी हार जीत तो होते रहेंगे, पर पहले देश को रखिए। घुसपैठियों के सहारे सरकार नहीं बन सकती। बिहार ने ये चीज दिखा दी आपको। अपने बूते पे, अपने मुद्दे पे चुनाव लड़िए। और बात कर रहे हैं सीमांचल में क्यों वहां पे हार हुई? वहां पे महागठबंधन की हार क्यों हुई? वहां पे तो कोई नहीं था, वहां पे भी आपकी हार हुई। जनता को आप पे भरोसा नहीं रहा है, आपके नैरेटिव पे भरोसा नहीं रहा है। नीलाद्री भट्टाचार्य पे बात करिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। जी नीलाद्री शर्मा जी, गुप्ता जी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए। हम लोगों ने भी गृह मंत्री का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में सुना कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सुनैना बेगम के बारे में कुछ बताएंगे, जो एक बंगाली माइग्रेंट वर्कर थे जिसको दिल्ली पुलिस सीधा उठा के डिपोर्टेशन कैंप लेके बांग्लादेश बॉर्डर में पुशबैक कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से ओके रोहन जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। गया इसके बारे में कुछ देखिए मैं आपको वापस कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा। सुनिए अच्छा लगता है, बट ग्राउंड नहीं, सुनने में नहीं, मैं हकीकत में वही बात कर रहा हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ, देखिए वापस मैं कह रहा हूँ, जो SIR की प्रक्रिया है उसके बाद में मैं बोलूँ नीलाद्री जी, आपने मेरी तारीफ की के लिए शुक्रिया। मैं मेरी बात रखता हूँ। बात सिंपल है, कोई भी प्रक्रिया होती है राम मोहन जी, वो 100% फुल प्रूफ नहीं होती।
उसमें एक स्कोप गलती की हो सकती है, और इसीलिए एसआईआर के बाद में ड्राफ्ट लिस्ट आती है, उसके बाद 1 महीने का समय होता है। जिसको भी लगता है कि भाई यहाँ पे किसी का नाम रह गया है, वो पार्टी लेके जाए, वो व्यक्ति लेके जाए, और अगर ये प्रूव होता है कि नहीं वो वैध वोटर है, उनका नाम ऐड हो जाएगा। फिर कहां से बात है? हाँ, फिर भी आपको लगता है कि जबरदस्ती है, ये तो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। भाई आप लेके आइए, देश के नागरिक का जानबूझ के वोट कटाओ, ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और नीलाद्री भट्टाचार्य इसका सीधा सवाल ये भी है कि भाई रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो कहां के हैं? बाहर के हैं। कल तक ईमानदार थे, परसों बेईमान हो गए, ऐसा संभव है क्या? उसी राज्य के लिए सेवाएं दे रहे हैं कर्मचारी, उसी राज्य के लिए सेवाएं दे रहे हैं बीएलओ, और आज कल तक वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे, ईमानदार थे, अचानक चुनाव आयोग में गए तो बेईमान हो गए, परसों फिर ईमानदार हो जाएंगे क्योंकि फिर सेवाएं राज्य में देनी। ये अविश्वास का भाव देश के अंदर क्यों पैदा हो रहा है नीलाद्री? बंगाल में ये नैरेटिव नहीं है कि बीएलओज आर बायस्ड, ये कभी ये नैरेटिव नहीं रहा है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर बायस्ड है, कौन बायस्ड है? जैसे मेरी बात सुन लीजिए, जैसे आपके शो के स्टार्टिंग में अमित मालविया जी ने कहा ना कि ममता बनर्जी ने फॉर्म नहीं भरा है, मुझे पता है, तो इलेक्शन कमीशन का एक डॉक्यूमेंट अगर बीजेपी की सेल अगर ट्वीट करता है तो इट रेजेस ए क्वेश्चन। देखिए हम लोग भी जानते हैं कि सीजर वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। इलेक्शन कमीशन की तत्व अगर आप ये सोर्सेज के हवाले सोर्सेज के हवाले से चले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें तो मुझे भी पता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर किसका क्या डॉक्यूमेंट है, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं यहाँ बीएलओ लोगों नहीं, फिर आप ये कहेंगे कि नहीं आपको कैसे पता है ये बायस्ड है क्या चुनाव आयोग? बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास भी स्टेट की होंगी जी। देखिए सोर्सेस पे कोई नहीं जा रहा है, हम लोग नैरेटिव पे जा रहे हैं कि जिस तरीके का नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है वो तो मुझे लग रहा है कि वो नैरेटिव बिल्डिंग ही ममता बनर्जी कर रहे हैं, और वो बताने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको भी एक नैरेटिव ही माना जाएगा, बिल्डिंग नहीं कर रही है क्योंकि वो कहती तो है कि मैं नहीं भरूंगी, लेकिन भर देती हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने भरा कि नहीं भरा, वो भी वेरीफाई होकर चुनाव आयोग तो बता ही देगा वो कहां जाएगा। वो तो जो वोटर लिस्ट आएगी उसमें दिख ही जाएगा 16 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस डिबेट में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत में अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH